लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसको कहते हैं? लॉ ऑफ टॉर्ट की डेफिनेशन क्या है? टॉर्ट को हिंदी में अपकृत्य विधि कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, इसके इंपॉर्टेंट तत्व कौन से हैं, इसका विकास कैसे हुआ? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और आज लॉ के पेपर में आज का टॉपिक है अपकृत्य विधि की प्रकृति, डिस्कस द नेचर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य विधि की परिभाषा, राइट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट और अपकृत्य विधि का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपकृत्य विधि या टॉर्ट है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं ना लॉ के, वो सब कुछ लिखित है, आपको कहीं ना कहीं आईपीसी में लिखा हुआ मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको एक लिखित मिल जाती हैं, जिसको बोलते हैं संहिताबद्ध है। पर अपकृत्य विधि एक ऐसी लॉ, एक ऐसा लॉ है ना जो कंटिन्यूअस वे में डेवलपिंग है, मतलब विकासशील होता है गया है। और ये कहीं लिखित रूप से नहीं है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर किसी विधानमंडल ने या किसी ने इसका निर्माण किया है। धीरे 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 करके जो भी भारत के न्यायालय हैं, वहाँ पर जो भी न्यायिक निर्णय डिसीजंस आते हैं, उनके आधार पर अपकृत्य विधि का निर्माण होता रह गया और ये धीरे धीरे परिवर्तित भी होती गई। तो बेसिकली ये जो अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट है ना, ये न्यायाधीशों का अपना सेल्फ विवेक और न्यायाधीशों के जो विधि के जो सामान्य सिद्धांत है उस पर डिपेंड करता है। अब अपकृत्य विधि प्रक्रिया पर भी आधारित रही है। तो ये जो अपकृत्य विधि है, ये इंग्लैंड की पूर्वकालिक विधि में अपकृत्य विधि थी। तो हमने कहाँ से लिया है अपकृत्य विधि को? इंग्लैंड से लिया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनफील्ड द्वारा अपकृत्य की दी गई परिभाषा की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यानी कि अपकृत्य की परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट आता है विनफील्ड की परिभाषा। क्या है विनफील्ड की परिभाषा? मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। अपकृत्य का दायित्व एक ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है जिसे प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित किया जाता है। यह कर्तव्य लोगों के प्रति सामान्यता होता है तथा इसके उल्लंघन का निर्वाह अपनिर्धारित नुकसानी के लिए कार्रवाई है। अब ये हिंदी बहुत ज़्यादा टफ लग रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा मैं आपको तोड़ के समझाती हूँ। बेसिकली लोगों को एक प्राथमिक रूप से कुछ दायित्व दिया जाता है जो लोग किसी को भी सोसाइटी के प्रति करना कंपलसरी होता है। वो क्या होता है? वो अपकृत्य कहलाता है और इसी को विनफील्ड ने परिभाषित किया है। तो क्या कर्तव्य, विनफील्ड की परिभाषा में मेन क्या क्या तत्व दिए गए? पहला, कर्तव्य का उल्लंघन। पहला कीवर्ड हमने क्या लिया है? कर्तव्य का उल्लंघन। तो विनफील्ड की परिभाषा का पहला जो पॉइंट है वो है अपकृत्य का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब किसी कर्तव्य का उल्लंघन होता है। राइट? तो इस तत्व से क्या पता चलता है आपको कि प्रतिवादी का वादी के प्रति, दो पार्टी हैं, एक प्रतिवादी और दूसरा वादी है, वादी के प्रति पूर्व विद्यमान कर्तव्य होना चाहिए। अपकृत्य के दायित्व का प्रश्न तभी उठता है जबकि उक्त पूर्व विद्यमान कर्तव्य का उल्लंघन, जो कर्तव्य पहले से डिसाइडेड है, अगर उनका उल्लंघन हो जाता है। राइट? जैसे कोई ट्रैफिक में सिग्नल में फंसा हुआ है और ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत जोर जोर से किसी ने हॉर्न दिया, उस हॉर्न देने की वजह से किसी को उस शोर शराबे से, हल्ले से परेशानी हुई और अगली गाड़ी में किसी का हार्ट फेल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि वो जो प्रतिवादी था उसको पता है कि जब हम सिग्नल पे फंसे हैं वहाँ पर लगातार हॉर्न नहीं देना है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं करना है, बेसिक चीज़ें उसको कर्तव्य पता है, लेकिन उसने कर्तव्य का उल्लंघन किया, इसकी वजह से किसी को क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है। अब दूसरा कीवर्ड है प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित। तो विनफील्ड की परिभाषा में दूसरा कीवर्ड जो है उसमें प्रतिवादी का वादी के प्रति कर्तव्य किसी करार या पक्षकार की सम्मति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अभी मैंने ट्रैफिक सिग्नल का जो एग्जांपल बताया, उसमें कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था दोनों में कि किसी को हॉर्न तेज बजाना नहीं है। ना ही ट्रैफिक सिग्नल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ना ही उस पर्सन के साथ जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई हॉर्न सुन के। तो ये कर्तव्य प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित होता है और अपकृत्य का यह आवश्यक तत्व अपकृत या संविदात्मक दायित्व या उपनिधान से उत्पन्न दायित्व की भिन्नता को स्पष्ट करता है। अब तीसरा क्या है? कर्तव्य समानता लोगों के प्रति होता है। ये जो कर्तव्य है वो किसके प्रति होंगे? लोगों के प्रति। किसी करार या पक्षकार की सम्मति पर नहीं होता, दो लोगों के बीच में ये नहीं होता है। अपकृत्य में कर्तव्य सामान्यता लोगों के प्रति होता है। कर्तव्य किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सामान्यता लोगों के प्रति। जैसे हमारा कर्तव्य है दूसरों को मान हानि ना करें, मतलब किसी की बेइज्जती ना करें, दूसरों की भूमि पर जाकर के खुद से उस पर रहने का या उस तरह का काम ना करें। तो यहाँ लिखना ये ज़रूरी है कि लोग सामान्यता कौन है, परंतु फिर भी उनका विचार था कि सामान्यता का तत्व परिभाषा में महत्वपूर्ण अंश है।
तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है कोई भी कर्तव्य। चौथा है कर्तव्य के उल्लंघन का निर्वाह अपनिर्धारित नुकसानी के लिए कार्रवाई है। इसको कैसे समझेंगे, तो विनफील्ड का ये लास्ट है, परिभाषा का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिवादी वादी के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो इसका निर्वाह अपनिर्धारित नुकसानी के लिए कार्रवाई है। यद्यपि अपनिर्धारित नुकसानी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ही अपकृत्य का केवल उपाय नहीं है, फिर भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अपकृत्य के जब किसी एक्शन में वादी और पूर्व निर्धारित और निश्चित धन के लिए दावा करता है कि मैंने तो कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो तुमको ऐसा करना होगा, तो वो परिनिर्धारित नुकसानी के लिए दावा करता है। पर जहाँ एक ऐसे धन को प्राप्त करने का दावा करता है जिसे देना है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो वादी को नुकसानी का दावा कर रहा है वो सही है कि नहीं। अगर उसको लगता है तो वो दावा कर सकता है। अब यहाँ पर विनफील्ड की परिभाषा से सिर्फ हमारे अपकृत्य की परिभाषा कंप्लीट नहीं होगी, अपकृत्य की परिभाषा में और भी कई परिभाषाएं आपको ऐड करनी होंगी। तो दूसरा लिखिएगा आप, सामंड की पुस्तक अपकृत्यों की विधि है, सामंड की पुस्तक, उसमें कहा गया है किसी औचित्य या बहाने की अनुपस्थिति में दूसरे व्यक्तियों को छतु पहचाना क्या है, एक अपकृत्य है, टॉर्ट है। दूसरा, अपकृत्यों की एक निश्चित संख्या है और इन अपकृत्यों के परे कोई भी अपकृत्य दायित्व तो नहीं होता है। ये आपको जस का तस लिखना होगा, इसको अपडेट या एडिट नहीं कर सकते हैं। तीसरा, अपकृत्य विधि विशिष्ट क्षतियों संबंधी नियमों से बना हुआ है। चौथा, अपकृत्य विधि एक विकासशील विधि है, यह ना तो संहिताबद्ध है ना ही किसी विधानमंडल द्वारा बनाई गई है। पांचवा, अपकृत्य विधि समय समय पर होने वाले न्यायिक निर्णय पर आधारित विधि है और इंग्लैंड के सामान्य विधि पर आधारित है। छठा, यह निर्णय न्यायाधीशों के विवेक और विधि के सामान्य सिद्धांत पर निर्भर रहता है और इसमें एकरूपता का अभाव होता है, क्योंकि ऑब्वियस है जब कई न्यायाधीश अलग अलग निर्णय दे रहे हैं तो उसमें एकरूपता तो होगी नहीं। और सातवां, अपकृत्य विधि में जहाँ स्वरूपहीनता आती है वहीं नम्रता का गुण भी आता है, जो विधि को सामयिक और उपयोगी बनाने में हमारी सहायता करता है। अब टॉर्ट को समझिए, किसी के विधिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है, ट्विस्टेड होता है, तो वो क्या है, टॉर्ट है। अपकृत्य को इंग्लिश में टॉर्ट और लैटिन में टॉर्टम बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को घुमाना, रॉन्ग जिसको बोलते हैं रॉन्ग। ठीक, सामान्य ने कहा है कि अपकृत्य जो है वो दीवानी अपकृत्य है और इसका उपचार है सामान्य विधि के अनुसार। अब नुकसानी की कार्रवाई की जाती है, इसमें नुकसानी पहले से निश्चित होता नहीं है, इसमें कोई संविदा होती नहीं है, इसमें कोई न्यास भंग नहीं होता, इसमें सभी व्यक्तियों के कर्तव्य का उल्लंघन होता है तो नुकसानी की कार्रवाई होती है। वहीं विनफील्ड कहते हैं कि अपकृत्य एक पूर्ण दायित्व है जो कि विधि द्वारा पूर्व निश्चित है और कर्तव्य भंग होने पर सामान्य व्यक्ति के प्रति अगर उल्लंघन होता है तो उसका उपचार होगा और उपचार में नुकसानी या क्षतिपूर्ति देनी होगी वादी और वाद के बीच में। तो यहाँ विनफील्ड की परिभाषा तो आपने देख ली, लेकिन विनफील्ड की परिभाषा का कुछ आलोचना भी किया गया। अब बात करते हैं अपकृत्य के रूप कौन से हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ टॉर्ट। अपकृत्य के दो मुख्य रूप हैं, एक तो जो स्वतः अभियोज्य यानी या दूसरे जिसमें प्रति क्षति प्राप्त व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिकर्ता पे तभी मुकदमा चला सकता है जबकि वो वास्तविक क्षति का प्रमाण दे सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रमाण प्रस्तुत कर सके कि वास्तव में अपकृत्य हुआ है, क्षति हुई है। कैसे समझेंगे इसको, एक तो स्वतः अभियोज्य अपकृत्य क्या होता है। मान लीजिए आपके कोई मित्र निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में एमएलए या एमपी आदि के पद के लिए खड़े हों और आज आप उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होने के नाते उनको वोट देने जाएं, पर निर्वाचन अधिकारी आपको वोट देने से रोक दे और आप निराश होकर के वापस लौट आइए। बाद में चुनाव का फल आने पर आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति को आप वोट देने योग्य थे वो विजयी घोषित हो गया। ऐसी दशा में आप ये जरूर सोचेंगे कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोट देने से आपको या किसी और को क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप वोट देना चाहते थे वो आपके वोट के बिना भी विजयी हो गया, तो इस प्रकार आपको कोई क्षति नहीं पहुंची। फिर भी निर्वाचन अधिकारी पर क्षतिपूर्ति का दावा अपकृत्य विधि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके वोट के अधिकार से आपको वंचित रखा। इस प्रकार आपके विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स को उसने भंग किया निर्वाचन अधिकारी ने। ये कहानी, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इससे क्या होगा, आपको अपकृत्य बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अब दूसरा है स्वतः अनभियोज्य, स्वतः अनभियोज्य। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है वो स्वतः अभियोज्य नहीं होते हैं। इस अपकृत्य में हम सभी क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए क्षतिकर्ता पर मुकदमा चला सकते हैं जब हम अगर ये प्रमाणित कर दें कि उसके काम से हमें क्षति पहुंची है। जैसे कि भारत में मौखिक अपमानकारी वचन
इस कोटि का अपकृत्य। कैसे? क्योंकि मौखिक रूप से अपमान करने वाले व्यक्ति पर हम तब सभी क्षतिपूर्ति का मुकदमा चला सकते हैं जब हम ये प्रमाण प्रस्तुत कर दें कि किसी व्यक्ति ने अपनी जुबान से ऐसे ऐसे अपमानकारी शब्द हमें बोले हैं कि जिससे हमारी मेंटल क्षति हुई है या हमें किसी प्रकार की क्षति हुई है, तो ये टॉर्ट के अंतर्गत क्या है? अपकृत्य माना जाएगा। अब आपसे पूछे कि भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट का विकास हुआ कैसे, तो भारत में अंग्रेजी अपकृत्य विधि जो है वो शुरुआत हुई। फिर अपकृत्यों के लिए नुकसानी के वादे में न्यायालय अंग्रेजी कॉमन लॉ को फॉलो करता गया और जहाँ तक संभव हो सका उसको फॉलो करते हुए भारत की दशा के अनुकूल जब तक था उसको फॉलो किया गया। बाद में अपमान वचन के लिए अनुयोग के लिए विशेष नुकसान के साक्ष्य का नियम और सामान्य नियोजन का सिद्धांत इंग्लैंड में जो प्रचलित थे वो भारत में मान्य नहीं थे। इस प्रकार राज्य के प्रतिनिधित्व दायित्व मेंटेनेंस और वाद क्रय या वाद व्यवसाय के लिए नियमों में थोड़ा चेंजेस किया गया। फिर आज़ादी के बाद इंग्लैंड में अपकृत्य विधि का अनुसरण करते रहे, इंग्लैंड के ही बनाए हुआ, लेकिन भारतीय दशाएं धीरे धीरे बदलने लगी। इसमें आप एक केस लिख सकते हैं, MC मेहता बनाम भारतीय संघ केस। इसमें उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ की ओर से निर्णय देते हुए प्रधान न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा कि इंग्लैंड या किसी भी विदेशी देश में जो कानून प्रचलित है उसके आधार पर हम अपने न्यायिक विचार को प्रतिबंधित बांध नहीं सकते। हमें अब विदेशी विधिक व्यवस्था की वैसाखी की जरूरत ही नहीं है। जिस स्रोत से प्रकाश में हम आते हैं हमें अपना विधि शास्त्र निर्माण करना चाहिए और हम ये तर्क नहीं स्वीकार कर सकते कि नई विधि खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हम अपने देश का स्थिति जानते हैं, हम उसी हिसाब से विधि बनाएंगे। तो मुख्य न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि जहां कोई उद्यम खतरनाक कार्यकलाप कर रहा है, कोई भी फैक्ट्री है और कहीं विषैली गैस से किसी को क्षति पहुंच जाती है, तो ऐसे में दायित्व तो किसका होगा? तो इस पे क्षतिपूर्ति का ये क्या होगा? टॉर्ट होगा, अपकृत्य होगा। जैसे आप भोपाल गैस कांड ले लीजिए जो 1984 में 2 से 3 दिसंबर में, जहां पर गैस लीक हुई थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के विरुद्ध एक बाद न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले में स्थित संयुक्त राष्ट्र जिला न्यायालय में दायर किया गया और न्यायालय से प्रार्थना की गई कि पीड़ितों हेतु उचित नुकसानी प्रदान की जाए। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने तर्क दिया कि वाद करने का उचित और सुविधाजनक स्थान न्यूयॉर्क ना होकर भोपाल या भारत था। इसके उत्तर में भारतीय संघ का कहना था कि वाद न्यूयॉर्क में ही चलना चाहिए। भारतीय संघ ने स्वीकार किया कि भारत में अपकृत्य विधि अभी तक शोचनीय है। भारतीय प्रणाली में विलंब बहुत है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में इस मुकदमे को प्रक्रिया और व्यवहारिक करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की अपकृत्य विधि में बहुत कमी है। इस कारण से उसको केस को बाहर दूसरे देश में सौंपा गया। ये बहुत शर्मनाक लगा कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न शासन देश है और वो अपने न्याय के लिए विदेशी न्यायालय पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ की विधिक प्रणाली जो है वो उतने स्तर की लेवल की नहीं बनाई गई। यहाँ पर न्यायालय का फीस, यहाँ पर लोगों में कानून के प्रति जागरूकता, ये सब चीज़ की कमी। इसलिए यहाँ पर एक अपकृत्य विधि होनी चाहिए जो कि भारत के ही न्यायिक निर्णयों पर आधारित। तो भारत में जो केसेस हो रहा है उसमें क्या निर्णय दिया गया उन्हीं को कलेक्ट करके अपकृत्य विधि बनाई जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भागों का संहिताकरण कर दिया गया, जैसे विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए 1963, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, नियोजन दायित्व अधिनियम 1939 और 1988, इसके अतिरिक्त मोटर यान अधिनियम 1988, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व अधिनियम 1991 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और भारत में अपकृत्य विधि परिपक्व नहीं हुई है, एक व्यापक संहिता। तो अब आपने समझ लिया कि टॉर्ट क्या है, अपकृत्य क्या है, ट्विस्टेड है, एक रॉन्ग काम करना है। टॉर्ट्रम कहते हैं इसको लैटिन में, किसी चीज़ को घुमाना। यहाँ पे आपको सामंट की परिभाषा देना जिसको वो दीवानी अपकृत्य कहते हैं, और विनफील्ड की परिभाषा देना जो कि अपकृत्य पूर्ण दायित्व मानते हैं और विधि द्वारा पूर्ण निश्चित कर्तव्य भंग मानते हैं। विनफील्ड की परिभाषा के 5 तत्व लिखने हैं कि कर्तव्य का उल्लंघन, कर्तव्य किसी करार पर निर्भर नहीं करता, प्रतिवादी की सिर्फ पूर्व सम्मति होती है, कर्तव्य समानता लोगों के प्रति होता है और प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित होता है। इसके बाद भारत में अपकृत्य विधि की परिकल्पना किसकी देन है? अंग्रेजी विधि की देन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का सम्मान करे। अपकृत्य एक ऐसा अपकार है जो केवल संविदा भंग या नाश भंग नहीं है, धारा 2 के M में दिया गया है। इसके बाद अपकृत्य के जो विकास क्रम है पूरा भारत की आज़ादी से पहले से लेके अभी तक का, वो आपको लिखना है। और लास्ट में आपको जो निष्कर्ष है वो अपनी तरह से लिखना है कि आपने टॉर्ट से क्या समझा, लॉ ऑफ टॉर्ट को, भारतीय अपकृत्य विधि को अपनी भाषा में आपने क्या समझा, वो डिफाइन करना है आपको कंक्लूजन में। बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको देखिएगा। जो कोई भी डाउट क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा और सब्सक्राइब पे फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए।